दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी है कि स्त्री की एक चीज़ मनुष्य को धनवान बना देती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, हर कहानी से कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है, इसलिए कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। ये कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देगी। तो समय को खराब न करते हुए चलिए कहानी की तरफ गौर करते हैं। मित्रों, एक बार एक बादशाह महल की छत पर टहलने के लिए चला गया। अब तो टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की एक छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। मित्रों, बादशाह ने सुंदर औरत को देख कर के अपनी बांदी को बुलाया और उससे पूछा, ये पड़ोस में जो कपड़े सुखा रही है ये किसकी बीबी है? तो बांदी ने उत्तर दिया, महाराज ये आपके मंत्री की बीबी है। अब तो मित्रों, जैसे ही बादशाह को ये बात मालूम पड़ी कि ये मेरे मंत्री की बीबी है, फिर तो वो उस स्त्री पर दीवाना हो गया और मन में सोचने लगा, मैं अपने मंत्री की बीबी को कैसे अपने चंगुल में फंसाऊं। अब तो मित्रों, बादशाह ने मंत्री को बुलाया और कहने लगा, मंत्री तुम्हें हमारा एक काम करना है। हमारा एक खत ले जा कर के दूसरे राज्य के बादशाह को देना है और साथ में उसका उत्तर भी लेकर के आना है। मित्रों, बादशाह की बात सुनकर के मंत्री कहने लगा, महाराज आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। आप मुझे अपना खत दो, मैं आपके खत को अभी लेकर जाऊंगा और उधर से इस खत का उत्तर भी लेकर के आप तक पहुंचाऊंगा। अब इस प्रकार बादशाह ने अपना खत उस मंत्री को दे दिया। मित्रों, मंत्री खत को लेकर के अपने घर वापस आ गया और तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार करने लगा। रात तो घर में गुजारी, मगर सुबह होते ही वो मंत्री दूसरे राज्य के लिए रवाना हो गया। मगर मंत्री को ये बात नहीं मालूम थी कि बादशाह मेरे साथ में क्या खेल खेल रहा है। अब इधर जैसे ही मंत्री बादशाह की नज़रों से ओझल हो गया और खत को पहुंचाने के लिए दूसरे राज्य के लिए निकल गया, वैसे ही बादशाह जो था चुपचाप मंत्री के घर पर पहुंच जाता है और मंत्री के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अब मित्रों, मंत्री की बीवी दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल कर के बादशाह से पूछती है, तुम कौन हो? तो बादशाह कहता है, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे पति का मालिक हूँ। अब जब मंत्री की बीवी को ये मालूम पड़ा कि ये मेरे पति के मालिक यानी बादशाह हैं, तो उसने बादशाह को अंदर आने की अनुमति दे दी। अब तो बादशाह अंदर आकर के बैठ गया। मित्रों, जब बादशाह अंदर जाकर के बैठ जाता है तो मंत्री की बीवी हैरान होकर कहती है, मेरी समझ नहीं आया कि आज बादशाह हमारे गरीब खाने में कैसे आए हैं। मित्रों, बादशाह कहने लगा, मैं यहाँ पर मेहमान बन कर के आया हूँ। अब तो मंत्री की बीवी ने बादशाह का मतलब समझ कर के कहा, मैं अपने घर में केवल ईश्वर को पनाह देना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं किसी को पनाह नहीं देती। मुझे लगता है कि आपकी नीयत में खोट है, आपके हाव भाव मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मित्रों, बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे पति का मालिक हूँ। मित्रों, मंत्री की बीवी कहती है, महाराज मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं अगर खाने में मच्छर गिर जाए तो आप हाथ उठा देते हैं और खाना नहीं खाते। और फिर शेर को कितनी भी तेज भूख लगी हो वो कभी मुर्दा को नहीं खाता। मित्रों, इतना ही नहीं, उस मंत्री की पत्नी और कहती है, बादशाह मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आप उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। अब तो मित्रों, मंत्री की पत्नी की बातों को सुनकर के बादशाह बहुत ही ज़्यादा शर्मसार होता है और अपनी हब्स को पूरा किए बिना ही वापस चला जाता है। अब मित्रों, गौर करने वाली बात है, जब बादशाह मंत्री के घर से वापस जाता है तो जाने से पहले धोखे से अपनी चप्पल वहीं पर भूल जाता है।
अब इधर तो बादशाह अपने महलों के लिए वापस आता है और उधर मंत्री जो था जब आधे रास्ते में पहुंच जाता है तो उसे एक बात याद आती है कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो खत घर पर ही छोड़ आया है। और फिर इस प्रकार मंत्री ने घोड़े को तेजी से अपने घर की तरफ मोड़ा और जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है तो उसकी नज़र नीचे पड़ी बादशाह की चप्पल पर पड़ जाती है, जो बादशाह जल्दी में भूल गया था। मित्रों, बादशाह की चप्पल को देख कर के मंत्री का सर चकरा कर रह जाता है। वो समझ जाता है कि बादशाह उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजना चाहता था ताकि वो उसकी पत्नी के साथ में अपना मतलब पूरा कर सके, यानी अपनी हब्स को मिटा सके। अब मंत्री अपनी पत्नी से कुछ भी कहे बिना खत को लेकर के दूसरे राज्य के बादशाह के पास जाता है और उधर से बादशाह का जवाब लेकर के जब वापस अपने बादशाह के पास आता है और जब खत का जवाब देता है तो बादशाह खुश होकर के अपने मंत्री को 1000 सोने की मोहरें इनाम में देता है। मित्रों, मंत्री सोने की मोहरें लेने के बाद में बाजार जाता है और कुछ अपनी पत्नी के लिए कीमती कपड़े और वस्तुएं खरीद लेता है और घर पहुंच कर के अपनी बीवी को देता है और फिर अपनी बीवी से कहता है, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। मित्रों, इस प्रकार मंत्री की बीवी कहती है, क्यों, क्या हुआ, हमारे मायके क्यों चलना चाहते हो और इतना सामान आप कहाँ से लाए हो? तो मंत्री कहता है, बादशाह ने मुझे इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ ये सारा सामान पहन कर के तुम अपने मायके जाओ और अपने मायके वालों को दिखाओ कि मैं तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी प्रकार से करता हूँ। मित्रों, मंत्री की पत्नी कहने लगी, आप जैसा चाहें कर सकते हैं, मैं मायके चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर इस प्रकार मंत्री जो था अपनी पत्नी को लेकर के अपनी ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल में दामाद और बेटी को देख कर के ससुराल वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार मंत्री अपनी बीवी को मायके में छोड़ कर के वापस चला आता है और पूरा 1 महीना गुजरने के बावजूद भी ना अपनी बीवी से कुछ पूछता है और ना ही उसे वापस बुलाने के लिए जाता है। अब ये सारा नज़ारा देखने के बाद में मंत्री का साला जो था वो एक दिन मिलने के लिए आता है और कहता है, आखिरकार हमारी बहन से ऐसी क्या गलती हुई जो आप ना बुलाने के लिए आए और ना ही आज तक आपने कोई खबर ली है? यदि आप बुलाने के लिए नहीं जाएंगे तो हम गांव के मुखिया के सामने आपको पेश करेंगे। मित्रों, साले की बात सुनकर के मंत्री कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे मुखिया के सामने पेश कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, आज तक मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है, उसका कोई भी ऐसा हक नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। लेकिन मैं अब कभी भी तुम्हारी बहन को अपने यहाँ पर बुला करके नहीं लाऊंगा और ना ही अपने साथ में कभी रखूंगा। मित्रों, इस प्रकार मंत्री की बात को सुनकर के मंत्री का साला गांव के मुखिया के पास जाता है और जब गांव के मुखिया के पास जाता है तो क्या देखता है कि उस समय पर गांव के मुखिया बादशाह के पास बैठे हुए हैं। अब तो मंत्री के साले ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई कि महाराज, हमने अपने घर का हरा भरा बाग इन मंत्री जी के हवाले किया था, लेकिन इन्होंने हमारे घर का बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और फिर हमारे घर पर उसे वापस कर दिया। अब मित्रों, इस प्रकार मंत्री के साले की बात सुनकर के गांव के मुखिया ने मंत्री को बुलाया और कहने लगे, बताओ ये तुम्हारा साला क्या कहता है, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मित्रों, मंत्री कहने लगा, मुखिया जी, जो बाग मुझे इन्होंने दिया था उससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। अब मुखिया पूछते हैं, क्या मंत्री ने जो बाग तुम्हारे हवाले किया है उसकी हालत वैसी ही है जैसे कि हालत पहले थी? अब तो मंत्री का साला कहता है, हाँ महाराज, हालत तो वैसी ही है, उसी हालत में इन्होंने वापस किया है, लेकिन हम इनसे बाग को वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं, आखिर इन्होंने हमारे बाग को वापस क्यों किया? अब मित्रों, गांव के मुखिया फिर मंत्री से कहते हैं, तुम क्या कहना चाहोगे? जब इन्होंने अपना बाग तुम्हारे हवाले किया था तो फिर तुमने उस बाग को वापस क्यों किया?
अब गांव के मुखिया की बात सुनने के बाद में मंत्री कहने लगा, महाराज मैंने बाघ किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर की डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। चूंकि मित्रों बादशाह मुखिया के पास बैठा हुआ था, वो सारी बातों को समझ रहा था। अब तो बादशाह एकदम से मंत्री से कहने लगा, मंत्री मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो अपना कोई भी असर छोड़ सका और ना ही कोई बाग का पत्ता तोड़ सका और ना ही उस बाग का कोई भी फल खा सका। तुम्हारा बाग पहले की तरह ही सलामत है, वो जैसा पहले था वैसा ही आज है। मैं कसम खा कर के कहता हूँ कि मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे बाग के चारों ओर लगी हुई मजबूत दीवार को नहीं देखी, जो शेर भी उसे नहीं ढा सका। अब तो मित्रों इस प्रकार बादशाह की बात को सुनकर के मंत्री खुश हो गया और वो समझ गया कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पवित्र है। यानी बादशाह मेरे घर पर गया था लेकिन मेरी पत्नी को वो छू भी नहीं सका। फिर तो बादशाह की बात सुनकर के वो मंत्री सीधी अपनी ससुराल गया और अपनी पत्नी को वापस लेकर के आ गया। मित्रों ये बात मुखिया को भी पता नहीं चली कि आखिरकार बादशाह और मंत्री के बीच में ये माजरा क्या था। मित्रों उधर जैसे ही मंत्री अपनी पत्नी के साथ में अपने घर में पहुंचता है, तब तक एक सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए उस मंत्री के यहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि स्त्री की एक चीज़ ही ऐसी है जो मनुष्य को धनवान बना देती है। वो चीज़ क्या है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मित्रों सन्यासी कहने लगे, स्त्री की वो चीज़ चरित्र है। यदि किसी स्त्री का चरित्र उज्जवल है तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है और उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। तो मित्रों इस कहानी से दो सीख मिलती हैं। नंबर 1, जिस घर में स्त्री का चरित्र उज्जवल होता है वो घर हमेशा धनवान बना रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है। और नंबर 2, अपने घर के भेद को कभी भी बाहर किसी के सामने जाहिर न होने दें। जिस प्रकार मंत्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी सारी बात बादशाह तक पहुंचा दी, लेकिन मुखिया पास में बैठे रहे, वो बादशाह और मंत्री की बात को समझ नहीं पाए और बादशाह ने बातों ही बातों में सारी बात मंत्री से कह दी कि तुम्हारा बाग पहले की तरह ही सुरक्षित है। तुम्हारे बाग की तरफ मजबूत दीवार है जो कभी भी उसे कोई ढा नहीं सकता। मित्रों जो ये मजबूत दीवार की बात थी, ये वही मजबूत दीवार है, यानी औरत का चरित्र है। यदि वास्तव में औरत का चरित्र मजबूत होता है तो उसे कोई ढा नहीं सकता। तो मित्रों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्त्री और पुरुष कोई भी हो, हमेशा उसे चरित्रवान होना चाहिए और अपने घर के भेद को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहिए। तो मित्रों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।